सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 21 जीवन है अनमोल का पहला प्रकरण यातायात के सुरक्षा नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। जीवन है अनमोल। ट्रैफिक पुलिस रमेश आज पूरे दिन व्यस्त रहा। उसने दिन भर में कुल 25 चालान बनाए थे। 12 मोटरसाइकिल चालकों ने हेलमेट नहीं लगाए थे। कुछ कार चालक बिना सीट बेल्ट लगाए कार चला रहे थे। 2 चालक नशे में गाड़ी चला रहे थे। एक स्कूटर चालक मोबाइल पर बात करते हुए चल रहा था। तो एक चालक तेजी से लाल बत्ती होने के बावजूद भी चौराहा पार कर गया। वह सोच रहा था कि लोग अपनी सुविधा के लिए खुद की जान तो जोखिम में डालते ही हैं, दूसरों को भी बेमौत मार डालते हैं। लोग क्यों नहीं समझते कि यातायात नियम उनकी सुरक्षा के लिए है, उन्हें उनका पालन करना आवश्यक है। तो देखो कि जो रमेश है वो ट्रैफिक पुलिस में है और उसने उस दिन कुल 25 चालान बनाए, क्योंकि लोगों ने यातायात के जो सुरक्षा नियम बनाए गए थे उन्हें उनका पालन नहीं किया। कुछ मोटरसाइकिल है जो चालक हैं उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखे थे और कुछ कार चलाने वालों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। कुछ चालक नशे में गाड़ी चला रहे थे और कुछ हैं वो मोबाइल पर बात करते हुए अपने वाहनों को चला रहे थे और एक तो तेज़ी से अपनी वाहन को लाल बत्ती होने के बावजूद भी निकाल कर ले गया। क्योंकि देखो नीचे चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ ये ट्रैफिक सिग्नल दिया हुआ है और यहाँ लाल बत्ती है। तो अगर लाल बत्ती होती है तो हमें अपने वाहन को वहीं रोकना चाहिए, आगे इस क्रॉसिंग को पार नहीं करनी चाहिए, ये चौराहा पार नहीं करना चाहिए। जब हरी बत्ती हो जाती है तभी हमें इस चौराहे को पार करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने लाल बत्ती होने के बाद भी इस चौराहे को पार किया, तो इसलिए रमेश को उनके चालान काटने पड़े, यानी उनसे जुर्माना लेना पड़ा। तब वो ये सोच रहा था कि अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए लोग क्या करते हैं, अपनी जान तो जोखिम में डालते ही हैं, साथ ही साथ दूसरे को भी अपने साथ बेमौत मार डालते हैं। तो लोग ये क्यों नहीं समझते कि ये जो यातायात के नियम बनाए गए हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए है, इसीलिए उन्हें इनका पालन करना चाहिए। तो देखिए इन्हीं चित्रों से जुड़े हुए कुछ यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं, हम इन पर चर्चा करते हैं कि चौराहे पर लाल लाइट होने पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखो कि चौराहे पर अगर लाल लाइट होती है तो हमें चौराहा पार नहीं करना चाहिए, हमें हमारे वाहन वहीं रोक लेने चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि गति अवरोधक यानी स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी चलाते हुए क्या करना चाहिए। तो हमें उस समय अपनी गाड़ी की गति को कम करना चाहिए। तीसरा है हॉर्न के चित्र पर क्रॉस दिखाई देने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो इस तरह से अगर वहाँ पर हॉर्न बना हुआ है तो उस समय हमें वहाँ, और उस पर ऐसा क्रॉस है तो हमें वहाँ हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, यानी वहाँ पर शोर करना मना है। इसके बाद सड़क पर किस ओर चलना चाहिए। तो सड़क पर हमें हमेशा हमारे बाईं ओर चलना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नशा करके गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए। तो देखो कि नशा करने के बाद जो हमारा दिमाग है वो काम नहीं करता, उस पर हमारा संतुलन नहीं हो पाता, हमारे दिमाग के द्वारा हमारे अंगों पर, शारीरिक अंगों पर संतुलन नहीं हो पाता, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पाता और उसके कारण क्या होता है कि दुर्घटना होती है, और इसीलिए हमें नशा करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इसके बाद आखिरी प्रश्न है कि सड़क सुरक्षा के जो चिन्ह आप सड़क के किनारे देखते हैं उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाइए और उसका अर्थ भी लिखिए। तो देखिए कि हमें सड़क के किनारे इस तरह के कई चित्र दिखाई देते हैं। तो ये तो हमने देखा ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती होती है तो हमें अपने वाहनों को वहीं रोक देना चाहिए। पीली बत्ती होने पर हमें वाहन हमारे चलने के लिए तैयार करने चाहिए और हरी बत्ती होने पर ही हमें चौराहा पार करना चाहिए। इसके बाद ये चिन्ह देखिए कि ये हॉर्न के ऊपर क्रॉस है, यानी हमें वहाँ हॉर्न नहीं बजाना है, और इस तरह से ये यू टर्न मना है, यानी कि हमें ऐसे मुड़ना नहीं है। इसके बाद
ये बाईं तरफ नहीं मुड़ना है, यहाँ दाईं तरफ मुड़ने के लिए मना किया गया है और ये सीधे जाने के लिए मना किया गया है। और यहाँ पर पैदल चलना मना है। इसके बाद यहाँ साइकिल चलाना मना है और यहाँ पर दोनों तरफ से ही रास्ते बंद हैं। तो इस तरह से ये यातायात के सुरक्षा के नियम हैं जो हमें सड़क पर दिखाई देते हैं, तो हमें इनका पालन करना आवश्यक है। इसके बाद देखिए कि यहाँ आपको एक ये चित्र दिखाई दे रहा है ना, कि यहाँ पर एक सड़क दुर्घटना हुई है और इसमें ये व्यक्ति है वो देखो घायल अवस्था में सड़क पर गिरा हुआ है। तो अगर सड़क किनारे कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त पड़ा है तब लोग क्या करते हैं? तो देखो उस समय लोग क्या है, एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं और उसमें मरीज़ को नज़दीक के अस्पताल में ले जाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ नीचे एक प्रश्न और है कि सड़क पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो देखो कि सबसे पहले तो हम उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे, उसके बाद हम एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाएंगे, फिर दुर्घटना की सूचना पुलिस को देंगे और अगर एम्बुलेंस नहीं आती है तब हम मरीज़ को तुरंत नज़दीक के अस्पताल में लेकर जाएंगे और उसके बाद घायल व्यक्ति के घर वालों को फ़ोन करके अस्पताल में भर्ती होने की सूचना देंगे। तो इस तरह से हम उस घायल व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है रेलवे स्टेशन का। तो ये प्लेटफॉर्म होता है जहाँ सभी व्यक्ति खड़े होते हैं और रेलगाड़ी के आने का इंतज़ार करते हैं और यहीं से रेलगाड़ी में प्रवेश करते हैं यानी चढ़ते हैं। और नीचे पटरियाँ हैं जिन पर रेल चलती है। तो इसी से संबंधित हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि एक विद्यालय की तरफ से शनिवार को बच्चों को रेलवे स्टेशन भ्रमण पर ले जाया गया। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद सब बच्चों को स्टेशन के अंदर प्रवेश करवाने हेतु शिक्षिका ने प्लेटफॉर्म टिकट लिया। यह देखकर सोनू ने पूछा, क्या टिकट लेना आवश्यक है? हम तो सफ़र पर नहीं जा रहे। तब शिक्षिका ने बताया कि स्टेशन में प्रवेश लेने के लिए टिकट आवश्यक है। सभी ने रेलवे स्टेशन में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पटरी पार कर जा रहे थे। तो उनका ऐसा करने पर रेलवे पुलिस के कार्मिक ने उन्हें रोका और उन्हें इसके लिए चेतावनी दी कि हमेशा पटरी को निर्धारित स्थान या पुल से ही पार करना चाहिए। उन्होंने देखा कि टिकट चेकर बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूल रहा था। वहाँ पर बार बार एक घोषणा हो रही थी कि यात्री कृपया ध्यान दें, लावारिस सामान देखते ही उसकी सूचना रेलवे पुलिस को दें, उसे ना छुएं। तो देखो कि इस तरह से जब बच्चे रेलवे स्टेशन भ्रमण पर गए तो उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा। सबसे पहले उन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट ली, तो क्योंकि वहाँ टिकट लेना आवश्यक होता है। फिर उन्होंने देखा कि जो प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पटरी पार नहीं करनी चाहिए, उसके लिए जो स्थान बनाया होता है या पुल बना होता है उसे ही वहीं से पार करनी चाहिए। फिर देखा कि हमें हमेशा जो यात्रा है वो टिकट लेकर ही करनी चाहिए। अगर बिना टिकट के यात्रा करते हैं तो हमें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। उसके अलावा उन्होंने ये देखा कि स्टेशन पर एक घोषणा बार बार हो रही थी कि लावारिस सामान को ना छुएं और लावारिस सामान अगर दिखता है तो उसकी सूचना तुरंत रेलवे पुलिस को दें। तो देखिए ऊपर की बात से ही जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि रेलवे स्टेशन पर प्रवेश करने से पहले टिकट लेना क्यों आवश्यक होता है ना। तो देखो कि रेलवे स्टेशन पर प्रवेश करने के लिए टिकट लेना पड़ता है, वहाँ टिकट अनिवार्य है, इसीलिए हमें टिकट लेकर ही अंदर प्रवेश करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि पटरी पार करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पटरी हमेशा पुल से या निर्धारित स्थान से ही पार करनी चाहिए। इसके बाद आगे प्रश्न है कि रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी चेतावनी लिखी होती है और दी जाती है। तो देखो कि रेलवे स्टेशन पर एक चेतावनी तो ये बार बार दी जाती है कि लावारिस सामान देखते ही उसकी सूचना रेलवे पुलिस को दें, उसे छुएं ना। उसके अलावा टिकट लेकर ही यात्रा करें, यात्री अपने सामान की देखभाल स्वयं करें, धूम्रपान निषेध है, रेलगाड़ी के ऊपर बैठकर यात्रा ना करें,
चलती हुई रेलगाड़ी से ना उतरें, जेब कतरों से सावधान रहें। तो इस तरह की कई चेतावनियाँ लिखी होती हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि रेलवे स्टेशन पर लोग क्या क्या बेचते हैं। तो देखो हम सब ने देखा है कि रेलवे स्टेशन पर जो लोग हैं वो पानी की बोतल, चाय, कॉफ़ी, बिस्कुट, नमकीन, पकोड़े, समोसे, कचौरी, पूड़ी सब्जी, समाचार पत्र, किताबें, अखबार आदि बेचते हैं। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर आपको एक रेलवे टिकट का चित्र दिखाई दे रहा है ना। नीचे लिखा हुआ है बिना टिकट यात्रा करना कानूनी अपराध है। तो देखिए इसी ऊपर की टिकट के आधार पर नीचे कुछ प्रश्न है कि यह टिकट कहाँ से कहाँ का है। तो देखो आप जब इसे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है अजमेर और जबलपुर, यानी अजमेर से जबलपुर का है। यह टिकट कब का है और कितने का है। तो देखिए यहाँ तारीख दी हुई है 28 दिसंबर 2015, यानी कि ये 2015 का है। और कितने का है तो उसके लिए यहाँ इसका मूल्य दिया हुआ है 505 रुपये। तो इस टिकट से हमें और क्या क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए इस टिकट से हमें गाड़ी नंबर, दिनांक, कितने किलोमीटर उनके बारे में, सीट नंबर, PNR नंबर, इसके अलावा हमें कि यात्रा करने वाले व्यक्ति की आयु, उसका लिंग आदि जानकारियाँ मिलती हैं। देखिए इसके बाद है रेलवे स्टेशन के बाद वायु प्रदूषण कि कुछ प्रयोग करके देखना है। किसी भीड़ वाले स्थान पर लगे पेड़ की पत्ती तोड़कर लाओ और उसे सफ़ेद कागज़ पर उल्टा रख कर दबा कर रगड़ो और ध्यान से देखिए कि क्या कागज़ काला और भूरा हो गया। हाँ, कागज़ है वो काला और भूरा हो जाएगा। तो वो कागज़ काला और भूरा क्यों हुआ। तो देखो क्योंकि जो पत्तियों के ऊपर प्रदूषण के काले कण हैं वो चिपके हुए थे और जब हमने उस पत्ती को कागज़ पर रगड़ा तो कागज़ है वो काला और भूरा हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि क्या सड़क से दूर के पेड़ों के पत्तों में भी ऐसी कालिख लगी होगी और क्यों। तो देखो नहीं, क्योंकि सड़क से जो दूर के पेड़ होंगे उनके पत्तों में ऐसी कालिख है नहीं होगी, क्योंकि वहाँ वायु प्रदूषण है वो कम होता है। इसके बाद देखिए कि ये वायु प्रदूषण होता क्या है, किसे कहते हैं। कि गाड़ियों के चलने से, फैक्ट्रियों के चलने से और वस्तुओं को जलाने से वायु में धुआं और विषैली गैसें फैलती हैं और वायु में इन्हीं चीज़ों का मिलना ही वायु प्रदूषण कहलाता है और यह प्रदूषण हमारी सांस में जाकर हमें बीमार करता है। तो देखिए नीचे एक प्रश्न है कि किस किस जगह वायु में प्रदूषण अधिक होगा। तो देखो जहाँ फैक्ट्रियाँ अधिक होंगी, जहाँ वाहन अधिक चलते होंगे और जहाँ वस्तुओं को अधिक जलाया जाता होगा वहाँ वायु में प्रदूषण भी अधिक होगा। दूसरा प्रश्न है कि वायु में प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं। तो देखिए आजकल क्या है, गैस से चलने वाले, बैटरी से चलने वाले वाहन आते हैं तो उनका प्रयोग करके हम वायु में प्रदूषण कम कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वायु प्रदूषण कम कर सकते हैं। साथ ही साथ में फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है उसे हम रोक सकते हैं। कैसे कि फैक्ट्रियों पर प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाकर हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि हम क्या करें हवा में धुआं और विषैली गैसें कम हो जाए। तो देखिए वही कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। कार आदि वाहनों के स्थान पर हम साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। फैक्ट्रियों पर प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाकर भी हवा में धुआं और विषैली गैसें कम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है कारपूलिंग। तो देखिए कारपूलिंग क्या होती है कि बड़े शहरों में एक ही स्थान पर कई लोग काम करते हैं और सभी लोग क्या है अपने अलग अलग कारों से जाते हैं। तो वो व्यक्ति अपनी अलग अलग कार ले जाने के बजाय एक कार में साथ में मिलकर जाएं, जिसे हम कहते हैं कारपूलिंग। इससे क्या है, एक तो समय की बचत होगी, साथ में धन की बचत होगी और वायु प्रदूषण भी कम होगा। इसके बाद देखिए कि कुछ प्रश्न हैं, सड़क पर चलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो ये भी हमने पढ़ा था यातायात के सुरक्षा नियम में कि सड़क पर हमेशा हमें बाईं ओर चलना चाहिए। लाल बत्ती होने पर
जेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही अपने वाहन रोक लेने चाहिए। हरी बत्ती होने के बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, यानी चौराहा पार करना चाहिए। तेज़ गति से वाहन ना चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात ना करें। नशे में गाड़ी ना चलाएं। दो पहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल और स्कूटर आदि चलाते समय हेलमेट पहने और कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि विद्यालय के सामने से निकलने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो देखो, अगर हम विद्यालय के सामने से अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो उस समय हमें अपनी गाड़ी की गति कम कर लेनी चाहिए और वहाँ से तेज़ हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। और अगर हम ये देख रहे हैं कि विद्यालय से बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो उस समय हमें उनके जाने का इंतज़ार करना चाहिए, यानी उन्हें पहले जाने देना चाहिए। इसके बाद आखिरी प्रश्न है कि वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं। यह भी हमने पढ़ा कि फैक्ट्रियों व वाहनों से निकलने वाले विषैले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। वस्तुओं को जलाने से निकलने वाली जहरीली गैसों के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। तो इस तरह से हमने ये पाठ में देखा कि यातायात के सुरक्षा नियमों के बारे में, कि हमें यातायात के इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। रेलवे स्टेशन पर जो चेतावनी दी जाती है हमें उसका पालन करना चाहिए। किसी भी लावारिस वस्तु को नहीं छूना चाहिए और हमेशा यात्रा है वो टिकट लेकर ही करनी चाहिए। फिर हमने देखा वायु प्रदूषण के बारे में कि वायु प्रदूषण किस तरह से होता है, और क्योंकि ये फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाले जहरीली धुएं और गैसों के कारण होता है। तो इसीलिए हमें बैटरी से चलने वाले और सीएनजी गैसों से चलने वाले वाहनों का उपयोग करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।